हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि ये पार्ट 2 कहलाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ऊपर जितने भी टॉपिक्स थे सारे क्लियर किए थे। अब हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। ठीक है। हेल्थ और अ पर्सन इंडिकेट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब मेनली एक पॉपुलेशन एक डिपेंड किस पर होती है, उसकी लिटरेसी रेट पर। क्वालिटी मेनली जो क्वालिटी जिसकी अच्छी एक पॉपुलेशन है, सपोज कीजिए कोई एक कंट्री का नाम ले लीजिए, किसी भी अमेरिका ले लीजिए। अगर जो उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी होगी उसकी। ठीक है। और देश के लिए और इकोनॉमी के लिए भी। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। इसी क्वालिटी से ही एक कंट्री की ग्रोथ का पता अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर जहाँ पर जितनी अच्छी क्वालिटी की आपका पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा कंट्री डेवलप और रिच देखने को मिलेगी। एजुकेशन पर बात करते हैं। सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर द टर्म ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी। अब जो सकल की जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी, ठीक है, उसको लेकर उससे आगे जो कंटिन्यू पढ़ाई की, तो उससे आगे उसको क्या प्रॉफिट मिला, एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी। वी सॉ एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट। हमने देखा कि यहाँ पर जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। ठीक है ना, ग्रोथ जो सकल ने काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई की थी इनिशियल स्टेज से लेकर आखिरी तक, उसकी बदौलत ही उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। ठीक है, जो हमने एक स्टोरी में देखा था। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, प्रोवाइड अ न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है। नॉट ओनली फॉर सकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एक एक सिर्फ शकल की एजुकेशन से उसी का ग्रोथ नहीं हुआ, एक सोसाइटी का भी एक तरीके से ग्रोथ माना जाता है इसमें। अगर आप जितना अच्छा पढ़े लिखे होगे, तो सोसाइटी में भी उस मुताबिक उसका भी ग्रोथ होता है। अब ये दिया गया है कुछ इसमें, नेशनल इनकम कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। साथ में ग्रोथ एक कंट्री का होगा, नेशनल इनकम में ग्रोथ होगा। ठीक है। कल्चर रिचनेस होगी। ठीक है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, काम करने की क्षमता में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रेंटेशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। अब मेनली क्या है कि जो गर्ल्स पर है, अब गर्ल्स की एजुकेशन की बात करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत उनको ऊपर नीचे देखा जाता है। बट इसमें देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदया विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब आज के टाइम में पढ़ाई मतलब पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला जा रहा है। वोकेशनल स्ट्रीम स्टार्ट की जा रही है बीन डेवलप टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ द हाई स्कूल। अच्छे जो स्कूल है, हाई स्कूल है, उनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू द नॉलेज एंड स्किल्स। मेनली जो स्टूडेंट्स का ऑक्यूपेशंस है, जो वो करना चाहते हैं, उनके लिए नॉलेज और स्किल्स के लिए उन पर फोकस किया जा रहा है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। जो इसका बजट है मेनली जो एजुकेशन पर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। 151 करोड़ द फर्स्ट प्लान। जब फर्स्ट प्लान मतलब जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो 151 करोड़ था उसका उस टाइम बजट एजुकेशन पर। बट 2021 2021 में बढ़कर 99,300 करोड़ हो गया पहुँच कर। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मेनली जो इतना खर्चा हो रहा है इस पर एजुकेशन पर, इसका परसेंटेज जीडीपी का कुल 0.64% है। इन 1951 में
और 52 में 3.1% था, बट 2019-20 में हैज़ रिमेन स्टेटन अराउंड द 3% ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर, बट कुछ टाइम से 3% जो है कंटिन्यू शुरू हो गया है। द बजटरी एस्टिमेट The budgetary estimate as stated in the budget of documents of यूनियन गवर्नमेंट। अब मेनली क्या है कि जो बजट वगैरह जो भी बनाते हैं, एक तो स्टेट और साथ में यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथ में मिलकर ये सारा का सारा खर्चा करते हैं ऑन एजुकेशन। एज परसेंटेज हैज़ डिक्लाइन टू 2.8% इन 2020-21 में। थोड़ा सा मतलब एजुकेशन पर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कम हुआ है, मतलब एक ज़्यादा नहीं, मिनिमम ही हुआ है, ठीक है। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज, बट उसके बाद भी लिटरेसी रेट जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 18% इन 1951 में 18% था, जो कि बढ़कर 2018 में 85% हो गया। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली ए राइट, पढ़ाई एक राइट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीड इट इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपर्टी। पढ़ाई से हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है और अपने राइट्स के बारे में, कि हमें आगे मतलब कि एक तरीके से सामने वाले से किस तरीके से काम लेना है और किस तरीके से काम करवाना है। मतलब आपके साथ कोई भेदभाव तरीके से नहीं कर सकता अगर आप पढ़े लिखे हो अच्छे से, तो ठीक है। आगे हम जानेंगे इसमें। However, a vast difference in notice across different section of population, literacy among male is nearly 16%। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस है मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट पर, ठीक है। मेल्स नियरली 16.1% हायर देन फीमेल्स। मेल जो है 16% हायर है फीमेल्स के मुताबिक। इट इज़ अबाउट 14.2% हायर इन अर्बन एरियाज। 14.2% जो है हायर है अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, ठीक है। एज़ पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट वेरिड, अलग अलग तरीके से थी, ठीक है। फ्रॉम 94% इन केरला, ठीक है। हर स्टेट के हिसाब से वेरी करती है लिटरेसी रेट भी। आपका जो हमारे केरला है स्टेट, उसमें 94% जो है कि लिटरेसी रेट है, और एक दूसरे स्टेट की बात करें हम तो 62% जो कि बिहार आता है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम फर्स्ट टू फिफ्थ हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 7,78,842 lakh इन 2019-20। मतलब हमारे पास जो प्राइमरी स्कूल्स है 2019-20 तक 7,78,842 के करीब है। अनफॉर्चुनेटली द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन ड्यूरेटेड, ठीक है, बाय। मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि एक तरीके से स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए और स्कूल में लोग ताकि आ सके। द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट, बट इतने स्कूल होने के बाद भी क्या है कि थोड़ी सी जो स्कूलिंग की क्वालिटी है पुअर है, और जो ड्रॉप आउट है इसकी वजह से जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की भी रेट हाई है, ठीक है। अब आगे इन्होंने समग्र शिक्षा इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। समग्र शिक्षा सबके लिए, मतलब शिक्षा जरूरी एक होना, एक इनिशिएटिव उठाया स्कूलों ने कि मतलब कि बच्चे को पढ़ाई कराना बहुत ज़रूरी है एक तरीके से। एक्सपेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th क्लास, मतलब कि शुरुआती स्कूल से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, विद द ब्रॉडर गोल ऑफ इम्प्रूविंग स्कूल एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस मेजर्ड इन द term of equal opportunities for schooling and equitable learning outcome. The scheme envisages the school as the continuum from the preschool, primary, middle to secondary levels attempt to ensure
inclusive and equitable quality education from preschool to secondary stage in the according with the sustainable development goals. अब मेनली बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, स्कूल में एक तो अच्छी पढ़ाई दिलाने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी एक तरीके से अपने इनिशिएटिव उठाए, ठीक है। मतलब प्री स्कूल से लेकर आखिरी जो सेकेंडरी स्टेज होता है वहाँ तक उनके जो गोल्स होते हैं उनके उनके हिसाब से पढ़ाई वगैरह शुरुआत इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया गवर्नमेंट ने काम करने का, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या किया, मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू द इनकरेज अटेंडेंस एंड द रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। साथ में इन्होंने ये भी कोशिश की कि स्कूल में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस हो, ठीक है। उनको एक खाने के लिए भी मिड डे मील की एक स्कीम शुरू की जिससे कि उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को भी मतलब कि एक तरीके से फ़ायदा पहुँचे। दिस पॉलिसी could add to the literate population of India। इस पॉलिसी ने काफ़ी कोशिश की कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लिटरेट पढ़ लिख जाए, ठीक है। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द स्टेज ग्रुप इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23, जो हायर एजुकेशन जो कॉलेज वगैरह की होती है जो कि 18 से 23 साल होती है, इस 27% इन 2020-21 तक थी, ठीक है ना। विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज, जो कि वर्ल्ड एवरेज में जो एक तरीके से लाइन है कि इतने परसेंट इतनी होनी चाहिए एक कंट्री में, कि उतनी ही एवरेज जो है इंडिया का भी हो। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन द स्क्रीज इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ द स्टेट पैसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलिज्म एंड द नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मेनली इसमें काफ़ी ज़्यादा करिकुलम जोड़े गए, ठीक है, वोकेशनल जोड़े गए, नेटवर्किंग और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि बच्चों को और भी अच्छी खासी एजुकेशन दी जाए। देयर इज़ ए ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन पर भी फोकस किया ताकि बच्चा अगर कहीं दूर है किसी स्टेट पर तो वहाँ से भी वो डिस्टेंस एजुकेशन कर सके। एंड द IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि खोले गए काफ़ी ज़्यादा। ये कुछ डाटा फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर और नीचे वाले को देख लेते हैं हम एक बारी। नाइनटीन 51 में जो हमारे पास कॉलेजेस की जो टोटल कॉलेजेस थे हमारे 750, टोटल यूनिवर्सिटीज़ 30 थी। स्टूडेंट उसमें जितने कितने आते थे 2,63,000, और जो टीचर्स थे उस टाइम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वो थे 24,000। अब रिसेंटली क्या रिसोर्सेज क्या है एक बार देखिएगा ज़रा। ये 2023 का डाटा दिया हुआ है जिसमें अभी कॉलेजेस की जो नंबर्स ऑफ कॉलेजेस हैं 47,844 कॉलेजेस हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ 2023 के अकॉर्डिंग 1085 है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं इसमें पढ़ने वाले 41 करोड़ के समथिंग है, ठीक है। और जो टीचर्स हैं इनकी भी संख्या 15 लाख के समथिंग बताई जा रही है। तो मतलब पहले से काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला है इंडिया में। आगे हम जानेंगे। ओवर द पास्ट 60 years there has been significant growth in the number of the university and the institution of higher learning and specialized area। अब जो पिछले 60 सालों में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, हायर लर्निंग स्पेशलाइज्ड एरिया में, ठीक है। लेट अस रीड द टेबल टू सी द increase in the number of the colleges, university enrollment and student recruitment of teacher from 1951 to 2020। तो हमने देख लिया अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है एजुकेशन पर। अब हम बात करते हैं
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health। मेनली एक जो फर्म होती है, कंपनी होती है, उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो कोई अनहेल्दी पर्सन होगा उसको वो रखेंगे, और अगर कोई अनहेल्दी होगा तो उस फर्म को प्रॉफिट हो पाएगा। तो वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। द हेल्थ ऑफ द पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्थी पर्सन होगा वो अपने आप ही पोटेंशियल होगा उतना कि एक इलनेस को कैसे उससे फाइट करनी है। ठीक है। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो वो बीमार होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से ग्रोथ नहीं दे पाएगा। इंडीड हेल्थ इज indispensable basis of the realizing one's well-being। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। एक कंट्री की मेनली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने जो पॉपुलेशन की मेनली हेल्थ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर एक हेल्थ अच्छी होगी तो एक क्वालिटी पॉपुलेशन बनेगी, और क्वालिटी पॉपुलेशन बनेगी तो उससे कंट्री का भी ग्रोथ अच्छे से होगा। Our national policy to aim at improving accessibility and health care। हमारी सरकारों ने भी काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया है कि एक तो हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, फैमिली वेलफेयर एंड द न्यूट्रिशनल सर्विस विद द स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जिन तक मतलब जो अनप्रिविलेज मतलब जो एक तरीके से जो स्लम एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन पर फोकस किया है कि उनका न्यूट्रिशनल जो अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, ठीक है, हेल्थ केयर उनको अच्छी मिले। तो मतलब जिनको ये पहुंच नहीं पाई सर्विसेज, फोकस किया कि उस पॉपुलेशन तक ये पहुंचे। ओवर द लास्ट 5 डिकेड 50 सालों में इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोशिश की है इंडिया ने 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, एंड हैज़ डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्टरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। कोशिश यही की है कि मैन पावर मतलब कि एक तरीके से डॉक्टर्स वगैरह जो भी सारे के सारे मैन पावर जितना भी हो, कोशिश की है इंक्रीज करने की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। ठीक है। तो इसमें कुछ डाटा फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, 2014 के हिसाब से दिए गए हैं और 2021 तक के लिए दिए गए हैं। ठीक है। उस टाइम अगर जो डाटा देखा जाए, डिस्पेंसरीज हमारी 29,000 जो थी 2014 में, वो बढ़कर 36,000 हो गई। जो बेड्स हुआ करते थे उस टाइम 14 में 6,70,000 वो बढ़कर 8,49,000 हो गए। जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड थे 41,000 थे उस टाइम। अभी फ़िलहाल कोई डाटा नहीं आया इनका, पर 2019 के हिसाब से 63,000। ठीक है। जो नर्सेस थी 2,62,000 थी, वो बढ़कर 3,51,000 हो गई है। तो मेनली कहीं ना कहीं कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि इस पर भी फोकस किया जाए और आगे बढ़ा जाए और पॉपुलेशन की हेल्थ क्वालिटी को सुधारा जा सके। देयर आर मैनी प्लेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटी। बट कई स्टेट ऐसे इंडिया के हैं जहाँ अभी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। देयर आर ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में अभी तक, ठीक है, इन द कंट्री, एंड द 313 डेंटल कॉलेजेस है, ठीक है। जस्ट 4 स्टेट, सिर्फ एक 4 स्टेट्स में ही, लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इन 4 स्टेट में कहने को तो किसी में कईयों में है भी नहीं और कईयों में बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि 4 स्टेट के बारे में हमने पढ़ा अभी। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है।
सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर, घर के काम करने के बाद जो सकल की मदर चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड, बच्चे और जो कि कुछ शीला थी वो अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए एक मतलब खेतों में जाती। सकल्स ब्रदर सीतू एंड सिस्टर जीतू एंड सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, उन दोनों जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घूमने और खेलने में टाइम स्पेंड करते। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या इनको कह सकते हैं हम ये अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वो है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बार हम नीचे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं कि एक इंसान काम करने के लिए रेडी है उसी कीमत पर, बट उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर, बट जो शीला है वो काम बाहर करने नहीं जाती। ठीक है, वो बाहर काम करना ही नहीं चाहती। डोमेस्टिक डोमिन जीतू एंड चीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, और जीतू सीतू इतने छोटे हैं कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन में उनका अभी काउंटिंग ही नहीं होती। ठीक है। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तीनों ही अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि जो शीला है वो काम करना नहीं चाहती बाहर। ठीक है, और जीतू सीतू उस वाले वर्क फोर्स में आते नहीं है। ठीक है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 टू 59 एज, जो वर्क फोर्स है पॉपुलेशन की 15 टू 59 है। ठीक है, ये MCQs में क्वेश्चन पूछा गया कई बारी, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सकल्स ब्रदर सिस्टर डू नॉट fall within this age group, so they cannot be called unemployed। जो शकल के ब्रदर है सीतू और जो भी जीतू है वो अभी इस एज ग्रुप में आते नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। शकल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। ठीक है, जो शकल की मदर है वो फैमिली के लिए काम करती है। ठीक है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, और वो बाहर काम करना नहीं चाहती, मतलब एक कमाने के लिए। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना, और वो भी एक अनएम्प्लॉयड में नहीं आएगी। ठीक है। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, और अगर स्टोरी में उनका नाम नहीं है तो उस पर भी वो अभी अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं होगी। In case of India, we have unemployment in rural and urban area। इंडिया में दोनों तरफ ही बेरोजगारी है, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे शहरी एरिया हो, चाहे वो गांव का इलाका हो। However, the nature of the unemployment differ in rural and development area, urban area। तो जो ये जो नेचर है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, ये दोनों अलग अलग है रूरल और अर्बन एरिया में। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज़ ए सीजनल, रूरल में जो आपको देखने को मिलेगी क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, वो सीजनल एंड डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है। अब ये सीजनल और डिस्गाइड क्या होती है ये हम थोड़ा सा आगे समझेंगे इसको। अर्बन एरिया हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर जो अर्बन एरिया शहरी एरिया में मोस्टली आपको पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो आगे हम समझेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें हम साल में कुछ महीनों के लिए काम नहीं ढूंढ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई खेती होती है, उसके टाइम जो सोइंग का इरिगेशन का टाइम एक टाइम होता है, उसके बाद वो जब पकती है, जब हार्वेस्टिंग होता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आ जाता है। ठीक है। आगे जानेंगे।
पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करते ही करते हैं। देर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड द थ्रेशिंग इज डन। ठीक है, जब ये सब चीज़ें काम होने के बाद वो बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाते हैं। सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद जो कुछ महीने होते हैं इनको काम नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू एम्प्लॉयड दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट। एक जैसे सपोज करो कि एक एग्रीकल्चर प्लॉट है, ठीक है, छोटे से खेत का टुकड़ा है, वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर, जहाँ पर खुद जो फैमिली मेम्बर्स है वो खुद काम कर सकते हैं। ठीक है, इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी में द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। बट वहाँ पर 5 की ज़रूरत है पर काम कर रहे 8। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, बट वहाँ पर जो 3 पीपल्स है वो एक्स्ट्रा है। दिस 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट, बट जो वो तीनों लोग हैं वो खुद काम कर रहे हैं उसी सेम प्लॉट में एज द अदर, दूसरों की तरह। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन। बट वो जो 3 लोग काम कर रहे हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं किया जाएगा मेड बाय द जो कि 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत सिर्फ 5 की थी पर ये 3 जो है अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव, अगर जो 3 लोगों को वहाँ निकाल दिया जाए तब प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, द फील्ड रिक्वायर द एक्स्ट्रा सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड 3 द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5। जो फील्ड है सिर्फ 5 की सर्विस चाहता है बट एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो जो 3 लोग हो गए जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना, मतलब एक खेत में 5 की ज़रूरत है और वहाँ पर काम कर रहे 8, और उन 3 के रहने से या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है, और जो 3 लोग एक्स्ट्रा हो गए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड में आएंगे। ठीक है ना, तो आगे समझेंगे। इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फेनोमिना। ठीक है, ये तो कॉमन ही हो चुका है अर्बन एरियाज़ में जो पढ़े लिखे हैं। मैनी यूथ विद द मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है चाहे वो 10th हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनको काम मिलने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। ए स्टडी शो द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर। ठीक है ना, जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट, जो कि कम पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड हो रही है। ठीक है, अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ द मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी coexist with the shortage of manpower in other. There is an unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skill required for the economic growth. अब मेनली इसमें ये कहा गया है कि देखिए, जिसमें देखने को मिलता होगा कि जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, वो अगर जॉब ढूंढने जाते हैं तो उनको थोड़े से मुश्किल हो जाती है जॉब ढूंढने में। बट जो कम पढ़ा लिखा है उनको कहीं ना कुछ छोटे कामों पर रख लिया जाता है और वो मिल ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, अगर जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त यार कम पढ़ा लिखा है तो वो आपको हमेशा किसी ना किसी काम में एंगेज मिलेगा। बट जब आप पढ़ लिख जाओगे, कुछ अच्छा कर जाओगे, तो आपको उस हिसाब से जॉब चाहिए होगी जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके। बट जो कम पढ़ा लिखा है उसको सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ जॉब की ज़रूरत है। तो मेनली अर्बन एरियाज़ में यही देखने को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वेस्टेज हो रही है हमारी मैन पावर की। ठीक है, पीपल हु आर एन एसेट, जो कि लोग एक एसेट होते हैं इकोनॉमी पर,
बट टर्न इनटू लाइबिलिटी, ये देनदारी लाइबिलिटी बन जाती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ द होपलेसनेस एंड द डिस्पेयर अमंग द यूथ, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होपलेसनेस आ जाती है, ठीक है, अमंग द यूथ में, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, जब जॉब नहीं होगी तो सपोर्ट के लिए पैसे कैसे के होंगे उनकी फैमिली के लिए। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट, अगर किसी को अच्छे पढ़े लिखे इंसान को काम नहीं मिलेगा तो एक तरीके से वो सोशल वेस्ट ही कहलाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंक्रीज होती है इकोनॉमिक पर ओवरलोड हो जाते हैं, मतलब एक जब पढ़ा लिखा नहीं होता, एक घर पे कोई पढ़ा लिखा है और उसको जॉब नहीं मिल रही तो एक तरीके से घर पर भी ओवरलोड होता है, तो वैसे ही इकोनॉमिक पर भी ओवरलोड हो जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और ये डिपेंडेंस बढ़ जाती है, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन पर है, ठीक है, जो घर पे काम कर रहे हैं उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी डाइवर्सली अफेक्टेड, साथ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, एक आदमी इंसान की, और जो सोसाइटी है वो भी इससे इफेक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन ए बेयर सब्सटेंस लेवल देयर इज ए जर्नल डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड द राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, अगर जो किसी के पास इनकम अच्छी नहीं होगी तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ में इशू आता है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड वो ढंग के डॉक्टर को नहीं दिखा पाएंगे अगर पैसे ना होए तो, और साथ में स्कूल से पढ़ाई ड्रॉप आउट होने का भी पूरा चांस होता है। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इंक्रीज इज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस इकोनॉमी, अगर जो किसी देश की इकोनॉमी में, मतलब कि एक तरीके से देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है और वहाँ के लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉय है, तो वहाँ की इकोनॉमी डिप्रेस्ड इकोनॉमी कहलाती है। इट इज़ आल्सो वेस्ट रिसोर्स, और साथ में ये रिसोर्सेज का वेस्ट भी होता है, जो एक पढ़े लिखे हो गए हैं जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं बट वो वेस्ट की तरफ वेस्ट है, बिल्कुल यूजलेस है, तो ये वेस्ट रिसोर्सेज भी हो जाता है। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए एबिलिटी टू द इकोनॉमी, अगर जो पढ़े लिखे लोग काम नहीं कर पाएंगे तो एक तरीके से इकोनॉमी पर वो लाइबिलिटी बन के रह जाते हैं। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम, ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लो इनकम में काम करते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्टिवली आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, बट वो काम की कमाई मतलब एक काम करने वालों की गिनती में आते हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम, वो पूरे साल काम करते हैं, काम करने के लिए तैयार भी है, बट जितना वो इनकम उनको मिलनी चाहिए उसके हिसाब से वो उनको नहीं मिल रही है। इट इज़ नॉट हाँ, द वर्क दे हैव आर परस्यूइंग एक बार यहाँ से फिर शुरू करते हैं। दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, बट वो दूसरे मतलब जो चाहते हैं वो दूसरे काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट इडल, जो गरीब लोग हैं वो खाली बैठना पसंद नहीं करते। दे अटेंड टू एंगेज इन एक्टिविटी इन एनी एक्टिविटी, वो हमेशा अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखते हैं, ठीक है ना, ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, बट जो जितनी भी कमा सकते हैं उससे कम में भी वो अपने आप को बिजी रखते हैं। देयर अर्निंग कीप देम ऑन ए बेयर सब्सटेंस लेवल, मतलब कि जितनी भी उनकी इनकम होती है एक तरीके से
उसी में वो गुजारा करते हैं, ठीक है। मोरओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contribute in the field, though not everybody is called needed. इसमें देखने को मिलता है, जब हमने ऊपर पढ़ा ही था कि एक फैमिली में मतलब कि इतनी ज़रूरत नहीं है फील्ड में काम करने की जितने वहाँ लगे हुए हैं। सो देयर इज़ ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, बट जो फैमिली होती है सारी की सारी वो शेयर करती है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया होता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस वेस्ट रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। इसी की वजह से मतलब ये कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ वर्क, जो कि इन्होंने प्रोड्यूस किया होता है और उसको आपस में जो कि बांट बूट के मतलब एक काम चलाते हैं रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं वो लोग। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, बट ये जो काम है इससे जो पॉवर्टी है, गरीबी दूर नहीं होती फैमिली की। ग्रेजुअली surplus labor from every household tend to migrate from the village in search of job। बट इसके सरप्लस लेबर होने की वजह से, जो कि कहीं देखे होंगे आप लोगों ने कि कोई ना कोई गांव का एक आधा चाचा बड़ा भाई या कोई भी होता है ताऊ, वो काम के लिए शहर की तरफ जाता ही जाता है। आगे देखेंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन 3 सेक्टर मेंशन अर्लियर, जो कि हमने अभी देखा था हमने 3 सेक्टर्स पर, जो कि किस तरीके का वहाँ पर वर्क फोर्स है, ठीक है। ये देखेंगे, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में जो आपको देखने को मतलब कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर डिपेंडेंट है इकोनॉमी पर, मतलब सेक्टर जो हैगा 1 पर प्राइमरी सेक्टर पर, जो कि ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट है या बिजी ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर पर देखने को मिलेंगे आपको इकोनॉमी में, ठीक है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, बट कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम हुई है, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर पार्शली बिकॉज ऑफ द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से डिस्कस्ड अर्लियर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर, जो सरप्लस जो एक्स्ट्रा होते थे इसमें लेबर्स एग्रीकल्चर पर, वो ज़्यादातर मूव हो चुके हैं कहाँ पर, द सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर पर, ठीक है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सेकेंडरी में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आता है, इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेबर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। इन केस ऑफ टर्टरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विस आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी डिपेंडेंस काफ़ी है टर्टरी पर, ठीक है। एक नीचे छोटी सी स्टोरी दी गई है दोबारा से, स्टोरी ऑफ अ विलेज, एक गांव की है। इसमें कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आता स्टोरी में, लगभग हमने जितना हमने समझना था इसमें जो टॉपिक्स पे थे वो समझ लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।